नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 7 मई को मॉक ड्रिल की जाए, जो आमतौर पर युद्ध के समय होती है। बचाव के लिए नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, सायरन बजाए जाते हैं। और पिछली बार ये काम 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो टूट गया था और बांग्लादेश बन गया था। ये अलग बात है कि बांग्लादेश भी आज हमारे लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है, लेकिन 1971 में लास्ट ये मॉक ड्रिल हुई थी। या अब होम मिनिस्ट्री को ये निर्देश देने पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से जिस जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि उनकी जो घबराहट है वो किस अंदाज में बाहर निकल रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने आज बयान जारी किया है, पहलगाम की घटना की कड़ी निंदा की है। यूएन महासचिव गुटेरेस का भी बयान आया है, उन्होंने भी पाकिस्तान की निंदा की है, उस घटना की निंदा की है। साथ में ये भी कहा है कि दोनों देश जो हैं वो संयम बरतें। एक मूडीज रेटिंग्स का बयान आया है और उसके बयान का लब्बो-लुआब ये है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत की तो इकोनॉमी मजबूत है, भारत तो झेल जाएगा, भारत की सेहत पर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाएगा। तो वैसे ही फटे हाल है, वैसे ही कई अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है। आर्थिक बदहाली भी है, बेरोजगारी भी है, भयंकर आर्थिक संकट भी है। अलग अलग राज्यों में कई तरह के आंदोलन और बगावतें चल रही हैं। सेना भी एकजुट नहीं है। आज शाम को 5 बजे असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया था पाकिस्तान ने, और उसमें आधे से ज्यादा सीटें खाली पड़ी थी। यानी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, जो उन्माद सेना की तरफ से दिखाया जा रहा है, उसके साथ नहीं है। और इनके एक आध सांसद तो ये कह चुके हैं कि अगर युद्ध छिड़ गया तो मैं तो लंदन भाग जाऊंगा। तो ये स्थिति आज पाकिस्तान की है। मेरे साथ रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और कई युद्ध सेवा मेडलों से अलंकृत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड A.K. श्रीवास्तव सर जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव सर, होम मिनिस्ट्री ने जो निर्देश जारी किए हैं राज्यों को, 7 मई को ये मॉक ड्रिल होनी है। इससे पता चलता है कि सिचुएशंस जो हैं वो अब जटिल मोड़ पर जाकर के खड़ी हो गई हैं, और अब भारत सरकार ये मान करके चल रही है कि ये पूर्ण युद्ध की शक्ल में भी बदल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें शक नहीं। देखो, अभी भारत जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ चला हुआ है, और उसके अंदर जो इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है, और फिर एंड में जो है उसके ऊपर है एक प्रकार से जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा, जिसको हम काइनेटिक बोलते हैं। अगर आप देखें, पहले इकोनॉमिक किया भारत ने, जो इंडस वाटर ट्रीटी उससे को हेल्ड इन अबेंस कर दिया, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये बागलीदार डैम है या आपका किशन गंगा डैम है या सलार डैम है, वहाँ पानी रोक दिया गया है। पानी की पाकिस्तान में बहुत दिक्कत होने वाली, आने वाले समय में वहाँ पर लोग पानी के लिए तरसेंगे। इसके बाद अगर आप देखें, इकोनॉमी में व्यापार जो है बंद कर दिया है, पोर्ट्स पे वो नहीं आ सकते, एयर स्पेस भारत ने बंद कर दी। इसका मतलब इकोनॉमिकली आपने पाकिस्तान को जकड़ दिया है,
और उसके साथ आप डिप्लोमेटिक देखें क्या किया है। डिप्लोमेटिकली आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। वर्ल्ड में आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा 3 कंट्री के अलावा। एक कहीं चीन है, तुर्की है और अज़रबैजान है। बाकी मुस्लिम वर्ल्ड कोई भी टेररिज्म के साथ नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन सब भारत के साथ है। तो आपने उसको आइसोलेट कर दिया। अभी हम चाहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट पे डाले। बहुत प्रेशर डाला जा रहा है उन पे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग। फिर आईएमएफ के ऊपर बातचीत हो रही है कि इनको बेल आउट पैकेज ना दे क्योंकि ये आतंकवाद का गढ़ है। और तीसरा जो है कि हम काफी कम से कम 123 कंट्री से बातचीत कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन में, जो कंट्रीज उसकी हिस्सा हैं, कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। जिस प्रकार से ये आतंकवादी घटनाएं करते हैं और स्पेशली जो 26 तारीख को हुआ है, जो 22 तारीख को हमला है जहां पर 26 निहत्थे नागरिकों को मारा गया और बड़ी ब्रूटली मारा गया और उनका रिलीजन पूछ के मारा है। तो ये भी है कि उनको बहुत प्रेशर लग रहा है। डिप्लोमेटिकली आज आपने उसको अकेला कर दिया है। अब जो सच्चाई है कि अगला एक्शन होगा वो काइनेटिक होगा और काइनेटिक होगा वो बहुत अलग होगा जो पहले हुआ है। बार बार भारत के प्रधानमंत्री ने याद दिला दिया है। और आप अगर देखें बिहार में जब वो लोगों को बातचीत करके भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला। अंग्रेजी में इसलिए बोला, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते थे कि इस बार जो है वो ये नहीं कि जो उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 40 से 50 आतंकवादी मार दिए थे, या बालाकोट के बाद पुलवामा के बाद हम बालाकोट गए थे जो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे मोहम्मद का एक ट्रेनिंग कैंप उड़ा दिया था। मगर इस बार हम उनके आका, ये आतंकवादी नहीं, इनके जो आका जो इनको पालते हैं पोसते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। जब तक आप उसको हिट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको हर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर कोस्ट इंपोज नहीं करेंगे, तब तक ये आतंकवाद रुकने वाला नहीं। आतंकवाद का स्रोत भारत में नहीं, आतंकवाद का स्रोत पाकिस्तान में। तो इस बार भारत ने ये मन बना लिया है कि उसके ऊपर हिट करना। तो ये सच्चाई है कि अब वो कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, क्या टारगेट होंगे, वो कहना तो मुश्किल है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रकार फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है, जो हमारे तीनों चीफ हैं आर्मी एयरफोर्स ने, वो डिसाइड करेंगे। मगर कुछ जबरदस्त होगा और पाकिस्तान को बहुत चोट लगने वाली। अगर उसको चोट लगी, हो सकता है वो वहां से कुछ जवाब देने की कोशिश करे। तो उसके लिए हम ये जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं जो 1971 में की थी। मगर ये सच्चाई, क्या पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है, काबिल है? देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या, पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप इमरान खान को जो जेल में डाल रखे, जो सबसे पॉपुलर है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप इकोनॉमी देखें, 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा है उनके पास। उनका रुपी जो है 77% गिर गया एक साल में, 280 रुपए डॉलर के मुकाबले में। इन्फ्लेशन है डबल फिगर में है। उसके बाद वहां पर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट था वो भी ठप पड़ा है। इनके पास जो फॉरेन रिजर्व है 12 बिलियन डॉलर, वो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। तो ऐसे में इनकी इतनी बुरी हालत है, इनको बेल आउट के लिए आईएमएफ जाना पड़ रहा है। अगर वो नहीं मिला, और वो भी 25 बार जा चुके, 26 बार जा रहे, तो ये सच्चाई है कि उनके पास आज की तारीख में पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास 4 दिन का ही अम्यूनिशन है आरटी का लड़ाई लड़ने के लिए। और उसके बाद डीजल और पेट्रोल नहीं है, फ्यूल बिल्कुल नहीं है। वो उनके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। और उनके जो एयरक्राफ्ट है, जिसको बोलते हैं बेसिकली फ्यूल टर्मिनल जो है इनका एयरक्राफ्ट में डलता है, एएफटी, वो भी इनके पास नहीं है, बहुत कमी है। अगर आप इस सब चीज को देखें तो आपको लगता है पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। और अब जब भारत का हमला वहां पर होगा तो पाकिस्तान तो बुरी हालत होगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है पाकिस्तान पे। जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी आज से 5 दिन पहले, सभी कोर कमांडरों ने जनरल आसिम मुनीर को घेर लिया। उन्होंने बोला कि आतंकवादी घटनाएं कराई क्यों आपने हमारे में, इससे पूरे पाकिस्तान को आपने एक प्रकार लड़ाई की तरफ झोंक दिया है। तो ये सच्चाई है। ये जनरल आसिम मुनीर, जिसको मौलवी है, जो कि एक प्रकार से जो भाषण देता है, उसके हफ्ते के बाद ये कार्रवाई हुई। तो ये जो पाकिस्तान ने आ बैल मुझे मार वाली बात की है,
तो अब भारत तो इसका जवाब देगा, और भारत जवाब जो है वो बहुत जोर से देगा, जिससे इसकी रूह कांपे अगली बार या आतंकवादी घटनाएं भारत में कराने की कोशिश करे। तो ऐसे में हो सकता है, भारत नहीं चाहता ऑल आउट वार हो, भारत चाहता है कि ये एक प्रकार से लिमिटेड हो, मगर ये कहना बड़ा मुश्किल है। लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना मुश्किल होता है। तो क्या रिस्पॉन्स पाकिस्तान का होगा, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। कई ये बातचीत आ रही है कई लोगों की तरफ से कि साहब अभी क्यों नहीं हमला कर रहे, क्यों नहीं हमला करें। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, आप ये लड़ाई कोई आसान काम नहीं होता, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको याद होगा 1971 की बात, जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बुला के बोला था कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, 1 करोड़ के करीब शरणार्थी आ गए, खाने को उनके लिए बड़ी मुश्किल है, वहां जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, तो आप जल्दी से जल्दी हमला करके और इसको रिजॉल्व करें और पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करें। तो जब उस टाइम फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बोला था कि मैडम मुझे 6 महीने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, तैयारी करने के लिए, हम अपने रिसोर्सेज को मूव करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बांग्लादेश का जो इलाका है उसमें चम्बल नदियां जाती है, और जून जुलाई अगस्त के महीने में वहां पर बाढ़ आ जाती है, वहां पर मैकेनाइज कॉलम नहीं चल पाएंगे, आर्मर नहीं चल पाएगा, उसके लिए आपको नवंबर दिसंबर की वेट करनी पड़ेगी। तो उसको समझ आया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, उसने कहा ठीक है आप 6-7 महीने लें, तैयारी करें, और जो आपने बताया मैं मानता। तो ये समझना चाहिए कि ये युद्ध जो है कोई आसान काम नहीं होता, एक सीरियस अफेयर है। इसी प्रकार से जितना डिले हम करेंगे उतना हमको फायदा है। वो क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, पाकिस्तान की एक प्रकार से माली हालात खराब है। अब वो जब मोबिलाइजेशन की उसने, जिसको उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, उसके लिए पैसा लगता है। हर 15 दिन में उसको 1.3 बिलियन डॉलर चाहिए, और उसके पास है 12 बिलियन डॉलर। तो वो कहां से लेके आएगा? जितना डिले करोगे उतना उसको बड़ा नुकसान है। दूसरा, जब आपने इस एरिया को इस तरफ एक्टिव कर दिया, आपका ईस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का, तो उसने वेस्टर्न बॉर्डर से अपने ट्रुप्स मूव कर लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं। और ऐसे में बीएलए को मौका मिल गया बलूचिस्तान में अलग होने का, टीटीपी वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में मारेगी, उधर से अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी इस मौके का फायदा उठाएगी। तो सच्चाई है, पाकिस्तान बंद गया है चारों तरफ से, और पाकिस्तान के साथ आज कोई नहीं खड़ा हुआ। इसलिए भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा, मगर मैं अपने देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, टाइम दें, क्योंकि हर चीज जल्दबाजी में ठीक नहीं होती, सही टाइम पे सही कदम लिया जाएगा। चौधरी साहब। और जनरल साहब, आज तो जर्मनी ने, फ्रांस ने, कई देशों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज ही नहीं करेंगे। तो कई तरह की दिक्कतों और नुकसान का सामना पाकिस्तान को इस समय उठाना पड़ रहा है। और देखो जी जी, आप इसका जवाब दें। जी देखो सच्चाई क्या है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। पहले ही भारत ने उसको निचोड़ दिया है कि हमने भी अपने उसकी एयर स्पेस बंद कर दी है, और उसने भी मूर्खता से एयर स्पेस तो बंद की। भारत उसको कम से कम 560 मिलियन डॉलर पिछले साल दिया था, क्योंकि हम अगर एयर स्पेस का यूज करते हैं तो उसको पैसा देते हैं, और इसी प्रकार से हमारा ट्रेड था। अब वो ट्रेड हट गया, हम तो एक्सपोर्ट तो ज्यादा करते थे, हम एक्सपोर्ट जो थे इसके अंदर फार्मास्यूटिकल भी करते थे, इंजीनियरिंग गुड्स भी करते थे, मोबाइल भी करते थे, और लेते तो बहुत कम थे। तो पाकिस्तान को हमने वैसे भी निचोड़ दिया, ऊपर से ये जितने भी फॉरेन जो कैरियर्स हैं यूरोपियन, वो भी बंद कर देंगे, वो पैसा भी नहीं आएगा। पहले ही इतनी भूख, इतनी हालात खराब है पाकिस्तान के। तो अब यार मुझे मार है, तो उसको मेरे को लगता है एयर स्पेस अगर उसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे यूरोपियन कंट्री, तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा। चौधरी साहब। और शिवाज साहब, ये जो राष्ट्रपति पुतिन ने समर्थन दिया है भारत को, और पूरी तरीके से भारतीय पक्ष के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं, इससे भी पाकिस्तान के होश उड़े हैं। रूस का जो ये कुल मिलाकर के भारत को समर्थन है, ये माना जा रहा है कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब रूस पर किसी भी तरह के संकट आए हैं, आर्थिक प्रतिबंधों की बात हो, यूक्रेन को लेकर के तेल खरीद की बात हो, या
दूसरे यूएन में, यूएनएससी में, तमाम संगठनों में जब भी उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा मिला। तो रूस इस समय भारत के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। चौधरी साहब, ऐसे समझना पड़ेगा, 1971 के बाद जब हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, 71 के अंदर जो रूस था भारत के साथ खड़ा था, और जब 7th फ्लीट लेके आ गया था अमेरिका, तो इसने अपनी सबमरीन वहां पर उतार दी थी और उसके कारण 7th फ्लीट नहीं आ पाया। सच्चाई यह है, उसके बाद जैसे जैसे भारत के रिलेशन बढ़े और लास्ट 15 साल में, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, रूस और भारत के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक प्रकार बढ़ाई आई है। सबसे इंपॉर्टेंट रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में रूस अकेला पड़ गया था, रूस के साथ कोई देश नहीं खड़ा था। अगर रूस के साथ चीन खड़ा है उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि चीन को हर कोई देश एक प्रकार से शक की नजर से देखता है। मगर अगर भारत रूस के साथ खड़ा होता है तो उसकी बहुत अहमियत है, और भारत खड़ा रहा। जब उसको प्रॉब्लम थी, उसकी इकोनॉमी डिगमगा रही थी, तो भारत ने 32% ऑयल खरीदा वहां, जबकि हम वहां से 0% देते थे। हमने उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम हरदम हम उसके साथ खड़े रहे। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था यूरोप से और अमेरिका से कि आप एक प्रकार ओपनली क्रिटिसाइज करें रूस को। भारत ने कभी नहीं किया, भारत हरदम रूस के साथ खड़ा। वो अलग बात है, भारत ये कहता कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आनी चाहिए, जो अभी भी हम बरकरार करते हैं। मगर रूस को पता है कि अगर कोई सच्चा फ्रेंड है पूरे वर्ल्ड में रूस का, वो भारत है, और मुझे पक्का विश्वास है पुतिन इसको वापस देगा। और क्योंकि वो भी बिलीव करता है फ्रेंडशिप में, और भारत और रूस की फ्रेंडशिप जो है वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा गहरी है, और वो इसके हमारे साथ खड़े होंगे, हमें पूरी मदद करेंगे कल को अगर फुल फ्लैश लड़ाई हो जाती है। जबकि चीन, जो कि एक बहुत चालाक देश है, वो चीन पाकिस्तान के साथ तो खड़ा है, पाकिस्तान को कुछ हथियार भी देगा, कुछ इक्विपमेंट भी देगा, मगर वो इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज की तारीख में उसकी जो प्रॉब्लम है, अमेरिका के साथ टैरिफ वार चला हुआ है, और अगर उसको टैरिफ वार चल रहा है, उसको भारत की जरूरत है, और वो भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा जरूर। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए, क्या वो उसको बदल गए, तो वो मदद देगा, मगर इस हद तक नहीं देगा जिस हद तक रूस भारत को मदद देगा। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि जो चीन है वो अपना फायदा देखता है, वो उसके लिए पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है। चौधरी साहब, और यूएन महासचिव गुटरेस का बयान आया है। उनका बयान अगर मैं संक्षेप में पढ़ूं तो उन्होंने पहलगाम घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि नागरिकों को निशाना बनाना हर हाल में अस्वीकार है। जिम्मेदार लोगों को विश्वसनीय और कानूनी तरीके से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के कगार पर पहुंच गए हैं तो एक कदम वापस लेना जरूरी है। तो यूएन महासचिव का ये बयान, चलिए अगर हम संतुलित और शांत दिमाग से सोचें तो ठीक है, लेकिन यूएन जिस तरीके से इरिलीवेंट हो गया है, और चाहे गाजा का संघर्ष हो, चाहे रूस और यूक्रेन का मामला हो, या दुनिया के दूसरे क्राइसिस और बैटल हो, वहां यूएन की कोई भूमिका दिखती ही नहीं है श्रीवास्तव। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि चौधरी साहब कोई यूएन को मानता नहीं, ना वो लड़ाई रुका सकता। आज तक कोई लड़ाई नहीं है, रशिया यूक्रेन लड़ाई देखें, इजराइल हमास लड़ाई, इजराइल के साथ ईरान की जो है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन ने अपना रेलेवेंस घुमा दिया है, और जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तब तक ये मुझे लगता है इनइफेक्टिव रहेगा। और अभी एंटोनियो गुटेरेस ने जो बोला है, हाँ ठीक है, उसको कोई मानने वाला नहीं, ना भारत मानने वाला ना पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान, हम यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर होते हैं, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में अभी है, और वो बातचीत उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर भारत ने उन सब से बात कर ली है, और 13 देश जो हैं 15 में से वो भारत के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है, यूरोप में अगर आप देखें, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बोला है, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, वी डोंट नीड प्रीचर, वी नीड पार्टनर।
क्योंकि जो यूरोप की तरफ से कोई खास एक प्रकार से ठोस ये स्टेटमेंट नहीं आई आतंकवाद के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो जो है दोगली बात करते हैं। तो ये हमने उनको एक एक्सपोज किया है। आज आतंकवादी हमला हुआ है, जब आतंकवादी हमला यूरोप में होता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। आज उनको खड़ा होना चाहिए, किसी को शक नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है पहलगांव में, इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान क्या है ये हम थोड़ी कह नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ऐसे में भारत ने एक प्रकार यूरोप को आईना दिखाया है कि ये समझना चाहिए। मगर ये सच्चाई है कि कोई भी वैसे ओपनली पाकिस्तान के साथ नहीं है। चीन के अलावा टर्की कुछ और मदद दे सकता है, जैसे उन्होंने अपना एक वारशिप भेजा हुआ है, कुछ एक ड्रोन दे सकता है, और अजरबैजान जो एक तीसरा देश है उसके पास तो कुछ खास देने को है नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है, पाकिस्तान लड़ नहीं पाएगा। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है कमजोर है, पाकिस्तान की फौज का मोराल डाउन है, और पाकिस्तान का जो अवाम है वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं खड़ा। ये पहली बार हुआ, नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता। अभी तो वहां आवाज आ रही है, पाकिस्तान की जो अवाम है वो बोलती है कि आज कहावत है पाकिस्तान में अभी कि पाकिस्तान की आर्मी ने इलेक्शन कोई हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। तो ये तो सच्चाई है। और ये बोलते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आज पाकिस्तान की आर्मी का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में है। अवाम जो है उसको एक शक की नजर से देखता है। और आज लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये लड़ाई हुई है तो ये पाकिस्तान की आर्मी की मूर्खता से हुई है। और ज्यादातर जनरल जो हैं उन्होंने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, पॉलिटिशियन ने भी भेज दी है, और ब्यूरोक्रेट्स ने भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और ये सही टाइम है जब पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान भारत के साथ मिलेंगे। चौधरी साहब, एक और डेवलपमेंट है शिवाज साहब, ये चीनी राजदूत जियांग जोदोंग जो है ये राष्ट्रपति जरदारी से मिले हैं। और ये घटना हुई है जब राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर टॉक्स हुई। उसके बाद ये चीन के जो राजदूत हैं इस्लामाबाद में वो जरदारी से जाकर के मिले हैं, पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिले हैं। दूसरी घटना ये हुई है कि इन्होंने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया था इस्लामाबाद में, और उसमें सारी सीटें खाली पड़ी थी। कुछ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल सेशन में पहुंचे, और जाहिर है चूंकि युद्ध की आहट है और सब ये मानते हैं कि ये मुनीर का किया धरा है जो सिचुएशन इस समय पैदा हुई है, इसलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी भी साफ साफ उदासीनता देखी जा रही है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। देखो ये सच्चाई जो चीन का आपने बोला कि उनके जो एम्बेसडर जाके मिले हैं प्रेसिडेंट से जरदारी से, वो देखो एक प्रकार से ज्यादा फॉर्मेलिटी है। पर चीन को डर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। $62 बिलियन उन्होंने खर्च किया है, और वो उनको लगता है कि कहीं पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं और पाकिस्तान लड़ाई हो जाती है और पाकिस्तान हार जाता है, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा। तो ये एक चिंता का विषय चीन को सता रहा है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि चीन कोई आउट ऑफ वे जाके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब जो बात आती, जो स्पेशल सेशन बुलाया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो तो पहले ही फेल होना था, क्योंकि जो पीटीआई है जो कि एक प्रकार लार्जेस्ट पार्टी है, उसने तो पहले बाइकआउट कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये पाकिस्तान की आर्मी ने कराया, और पाकिस्तान की आर्मी के पीछे बहुत आक्रोश है। और इसके अलावा बाकी और मेंबर भी नहीं आए। ये सुनने में आया जो PMLN के हैं वो भी 30% ने अटेंड किया, 30 to 40% वो भी नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एक प्रकार से आप MLAs और MPs है उनका मोराल क्या है, उनके जो मोराल इतना डाउन है, फौज का मोराल डाउन है, ब्यूरोक्रेट्स वहां नहीं रहना चाहते, वो भागने की कोशिश में। तो जिसको मौका लग रहा है वो जा रहा है। आपने एक वो जो वायरल हो रहा है एक MP का, जिससे पूछा गया कि अगर लड़ाई हो जाती तो वो कहता मैं तो लंदन भाग जाऊंगा। और उसने बोला कि आप अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो पीछे हटना पड़ेगा, आप उनको बोले। वो कहता कि वो मेरी मौसी का लड़का तो है नहीं। तो सच्चाई है कि एक प्रकार पाकिस्तान में पैनिक है। एक ही चीज पाकिस्तान बार बार कह रहा है
कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। देखो सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, उसको इस्तेमाल कर दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कभी न्यूक्लियर हथियार यूज नहीं हुआ। उसकी वजह है, देखो भारत के ने यूं तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है भारत के पास, पर भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर बम भी चलाएगा तो हम उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी, और समुद्र के नीचे, जिसको ट्राइड बोलते हैं, जो 5 ही देश हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल अगर उसने कर दिया तो भारत अगले 24 घंटों में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा वर्ल्ड मैप से। ये पाकिस्तान को अच्छी भली बात ही मालूम है, क्योंकि और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है कि हमने S-400 लगा रखा है एयर डिफेंस सिस्टम। मुझे लगता नहीं कि उसकी इतनी काबिलियत और क्षमता है उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ये समझ पाकिस्तान को है कि ये जो गिद्दड़ भक्ति देता है, जो जिस प्रकार से अपने अवाम को मूर्ख बना रहा है कि हमारे पास पाव पाव भर के न्यूक्लियर वेपन, हमने कोई उसके लिए बुक शेल्फ के लिए तो नहीं रखे, हम यूज करेंगे, वो एक प्रकार से मुझे लगता है एक और कुछ नहीं, डर है, खौफ है, और इसको छुपाने के लिए ये बार बार करते हैं। इसके अलावा ये नहीं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर गलती से कर दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये उनको मालूम है। चौधरी साहब और शिवाज साहब, ये जो मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की सेहत पर तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा अगर युद्ध में चला गया। मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान लड़ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए साधन नहीं है, उसके पास एम्यूनिशन नहीं। देखो आरटी एम्यूनिशन उसने यूक्रेन को भेज दिया, उसने 155 mm गन का एम्यूनिशन और हाउजर का गन का 50,000 जो राउंड है वो भेज दिए। आज उसके पास राउंड ही नहीं। जिस देश के पास एम्यूनिशन नहीं है वो कैसे लड़ेगा? जिस देश के पास ऑयल नहीं है, जो टैंकों का डीजल नहीं है, वो कैसे उसके टैंक चलेंगे? जिस देश के पास जो आपका एक प्रकार टर्बाइन फ्यूल नहीं है, तो उसके एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे चलेंगे? तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान लड़ सकता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, हम मोबिलाइजेशन का पीरियड बढ़ा रहे हैं और एक घबराहट पैदा हो रही पाकिस्तान में। इसमें भी पाकिस्तान बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसका, वही सस्टेन नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल टूट जाएगा, इकोनॉमिकली टूटेगा। अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान के 4 हिस्से होना बिल्कुल शर्तिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जबकि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ऊपर इकोनॉमिकली इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हम नहीं चाहते ऑल आउट वार, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम एस्केलेशन लैडर के हिसाब से हम ऐसा करना चाहेंगे कि ये ऑल आउट वार ना हो। मगर ये सच्चाई है, 140 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि उसका बदला लेना है। तो 26 निहत्थे लोगों को जेनोसाइड करके इन्होंने मारा, धर्म पूछ के इनको मारा है, उनका बदला लेना है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। मगर हम भी ऑल आउट वार नहीं चाहते। मगर अगर ऑल आउट वार थोप दिया जाता है भारत पे, अगर पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करता है, तो भारत पर कोई खास इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर भारत के अंदर काबिलियत तो क्षमता है इसको ऑब्जॉर्व करने की। मगर पाकिस्तान ना तो लड़ पाएगा, अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने शर्तिया है। और ये भी सच्चाई है कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत में मिलेंगे, ये सुनहरा मौका है भारत के लिए। चौधरी साहब और अभी करीब 40-45 मिनट की पहले की ये हेडलाइन है, कभी भी हमला कर सकता है भारत, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने ही लोगों को देने लगे वार्निंग। ये रात्रि में 11:12 का अपडेट है, हेडलाइन है। यानी वहां के रक्षा मंत्री ने कहना शुरू कर दिया है कि एलओसी पे अब कभी भी भारत अटैक कर सकता है। ये इनका डर है या पब्लिक को डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखो, ये इसके 3-4 रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं ये अपने अवाम को बता रहे हैं, दूसरा ये एक वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमें बचाओ। एक प्रकार इनडायरेक्टली ये 2 बातें बताने करती वर्ल्ड कम्युनिटी को कि आप कुछ एक्शन लें, भारत के ऊपर प्रेशर डालें, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड है, चाहे वो चीन है।
और दूसरा वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर भारत ने हमला किया और हमारे कुछ हुआ तो हम यूज कर लेंगे, कि एक प्रेशर टैक्टिक्स वर्ल्ड को बोला जाए कि भाई दोनों देश न्यूक्लियर हथियार हैं, ये ना लड़ाई पे जाए। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीजों का है एक प्रकार अपने अवाम को ये तैयार करना, अवाम को झांसे में देना, प्लस वर्ल्ड कम्युनिटी को प्रेशराइज करना, कि एक प्रकार बताना कि हम न्यूक्लियर हथियार हैं, हम मारे जाएंगे, आप कुछ करें। तो ये है, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसने खुद माना है कि भाई हमने 30 साल तक ये आतंकवादी पाले हैं, वो पहले नहीं पाले, वो अब भी पाल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई, और यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी माना कि हाँ ये काम हम करते रहे। तो ये सच्चाई है कि अब ये पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि असली चेहरा पाकिस्तान का क्या है। तो मुझे लगता है कि ये हर 2 दिन के बाद ये सुन्नी छोड़ देते हैं रात को कॉन्फ्रेंस करके कि भाई भारत हमला करने वाला। तो ये इसका ये है कि भूत आया, एक दिन भूत आएगा तो इनको पता नहीं चलेगा कब कहां से किस तरफ से आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास सर, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद।